हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे और पीवाईक्यूज़ थे वो डिस्कस किए थे। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिब्युस्को के बारे में, क्योंकि डार्क रिएक्शन पे जाने से पहले C3 या C4 साइकिल डिस्कस करने से पहले रिब्युस्को के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिब्युस्को कैटालाइजेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिब्युस्को के नाम में ही है, तो रिब्युलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिब्युस्कोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है। हम सब जानते हैं कि रिब्युस्को की दो एक्टिविटीज़ होती है, एक उसके नाम में ही है, ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या करता है, वो O2 के साथ बाइंड करता है और RUBP के साथ बाइंड करता है और प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलेट एंड PGA। क्योंकि बाकी किसी में भी यहाँ पे RUBP दिया नहीं है तो ऑप्शंस देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी ये देखिए, ये है RUBP, रिब्युलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट है और एक फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है। 1,5 बिसफॉस्फेट, दो फॉस्फेट लगे हैं। अगर CO2 आती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होएगी, CO2 आएगी तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 5 कार्बन की शुगर थी, एक कार्बन यहाँ से आ गया, हो गए 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन हमारा फिक्स हो गया है और दो मॉलिक्यूल बन गए हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ये देखिए ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरिक एसिड, ये देखिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H वहाँ से निकल गया। अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन अगर आती है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय, तो एक मॉलिक्यूल तो बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का ही, दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्योंकि अब कार्बन नहीं आया है, 5 कार्बन की शुगर है, कार्बन नहीं आया, 6 कार्बन हो नहीं सकते, तो एक बन गया 3 का और एक बन गया 2 का, हो गए 5 कार्बन, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ रिब्युस्को कंटेन्स विच एसेंशियल कोफैक्टर। तो इसका है Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट मैग्नीशियम ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है रिब्युस्को। एक्चुअली रिब्युस्को को एक्टिवेट करने के लिए कार्बामाइलेट रिएक्शन करके होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये रिब्युस्को का एक स्ट्रक्चर है, इसमें अमीनो एसिड होता है लाइसिन, और लाइसिन का जो अमीनो ग्रुप है उसमें पहले एक एक्टिवेटरी कार्बन डाइऑक्साइड आती है और उसके साथ Mg2 पॉजिटिव ये आयन आता है, कोफैक्टर, फिर ये एक्टिवेट करता है इसको। और इस रिएक्शन को, जो ये है रिएक्शन, इसे कार्बामाइलेट रिएक्शन बोलते हैं। और Mg2 पॉजिटिव का क्या काम है, ये इसको और सिक्योर करता है रिएक्शन को, मतलब स्टेबलाइज करता है, इसीलिए Mg2 पॉजिटिव इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। नेक्स्ट है, विच मेटाबोलाइट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर रिब्युस्कोज ऑक्सीजनेज रिएक्शन। CO2, O2, RUBP या बोथ B एंड C। बोथ B एंड C, क्योंकि दो एक टाइम में जो रिब्युस्को है वो दो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, या तो वो CO2 RUBP से बाइंड करेगा या फिर वो O2 RUBP से बाइंड करेगा। रिब्युस्को अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्युबल प्रोटीन इन C3 लीफ। कितना है, 30 to 40%। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, एबंडेंट प्रोटीन है, वो कौन है, वो है रिब्युस्को। ये पूछा गया है एक्चुअल में ASRB में, नेट में क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, वो है रिब्युस्को। नेक्स्ट है, रिब्युस्को एक्टिवेशन रिक्वायर NADPH एज अ कोफैक्टर, कार्बामाइलेशन ऑफ लाइसिन रेजिड्यू प्लस Mg2 पॉजिटिव बाइंडिंग, रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, प्रोटोनेशन ऑफ एक्टिव साइट। ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, कार्बामाइलेशन रिएक्शन ऑफ लाइसिन रेजिड्यू प्लस Mg2 पॉजिटिव बाइंडिंग, इससे एक्टिवेशन होती है।
Which enzyme removes inhibitory sugar phosphate molecule from ribosco's active site? Ribosco activase, phosphoribullokinase, ट्रांसकीटोलेज, GAPDH, ये है रिबिस्को एक्टिवेज। रिबिस्को एक्टिवेज ही एक्टिवेट करवाता है। वो क्या करता है, ATP की हेल्प से जो उसकी एक्टिव साइट होती है वहाँ पे रात के टाइम पे क्या होता है रिबिस्को में, जब नाइट टाइम होता है, जैसे मान लो ये रिबिस्को है, नाइट टाइम पे यहाँ एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसे बोलते हैं CA1P, कार्बोक्सी एराबिनिटोल 1 फॉस्फेट। ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये बाइंड होती है। और ये रिबिस्को एक्टिवेज क्या करता है, रिबिस्को एक्टिवेज यहाँ पे ATP से एनर्जी लेके इसको रिमूव करा देता है। ये प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाती है और फिर ये एक्टिवेशन हो जाती है इस रिबिस्को की। फिर इसमें रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट फिर RUBP यहाँ पे बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट है रिबिस्को एक्टिवेज इज रेगुलेटेड प्राइमरली बाय ATP ADP रेशो, थायरोइडक्सिन, NADH पॉजिटिव रेशो, फेराडॉक्सिन, NAD पॉजिटिव, रेडक्टेज, लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एलोस्टेटिक इफेक्टर्स। इसका आएगा ATP ADP रेशो एंड थायरोइडक्सिन। जो रिबिस्को एक्टिवेज एंजाइम है वो फेराडॉक्सिन थायरोइडक्सिन एक मैकेनिज्म होती है, उससे एक्टिवेट होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारे कई 3-4 एंजाइम है जो C3 साइकिल के, वो भी इसी एक मैकेनिज्म से ही एक्टिवेट होते हैं। उसमें फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन करके वो रिड्यूस होते हैं एक्चुअल में। इसके अंदर SS बॉन्डिंग होती है, इसके जो अमाइनो एसिड होते हैं इस एंजाइम के, तब तक ये इनएक्टिव रहता है। और जैसे ही थायरोडॉक्सिन रेडॉक्सिन से फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन मैकेनिज्म से इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें SH बॉन्डिंग हो जाती है। और ये फिर एक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है विच कंडीशन इनएक्टिवेट्स रिबिस्को। कौन सी कंडीशन है जो इनएक्टिवेट कर सकती है? हाई CO2 एंड Mg2 पॉजिटिव, लो लाइट एंड लो स्ट्रोमल pH, कार्बामाइलेशन ऑफ लाइसिन, रिबिस्को एक्टिवेज एक्टिविटी। ये सारी ये तो एक्टिवेट करती है, ये एक्टिवेट करती है, ये भी एक्टिवेट करती है। होगा क्या, लो लाइट एंड लो स्ट्रोमल pH। ऑब्वियस सी बात है, लो लाइट की बात आ रही है, नाइट का आप लिख लो तो लो लाइट में ये एंड लो स्ट्रोमल pH इसको इनएक्टिव कर देगी रिबिस्को को। एक्चुअली होता क्या है, जब दिन का समय है, लाइट ज़्यादा है, ज़्यादा से लाइट रिएक्शन चल रहे हैं, और उससे क्या होता है, उसका जो स्ट्रोमा के जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो ल्यूमन में मूव कर जाते हैं, और स्ट्रोमा का जो pH है वो हाई हो जाता है। दिन के समय स्ट्रोमा का pH हाई हो जाता है क्योंकि वहाँ के आयंस जो है H पॉजिटिव वो ल्यूमन में मूव कर गए। अब हाई pH, और जब वो ल्यूमन में मूव करते हैं H पॉजिटिव आयन, तो Mg2 पॉजिटिव आयन एक्चुअली मूव कर जाते हैं स्ट्रोमा में, और हाई pH कंडीशन और Mg2 पॉजिटिव की कंडीशन में रिबिस्को एक्टिवेट हो जाता है। और जब लो लाइट होगी तो स्ट्रोमा का pH लो होगा, एसिडिक pH होगा, तो वहाँ पे वो इनएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है इन हायर प्लांट्स रिबिस्को एक्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड विद स्टोमेटल क्लोजर, कैल्विन साइकिल एंजाइम रेगुलेशन विया थायरोडॉक्सिन, ATP सिंथेज, टर्नओवर, ग्लाइकोलिसिस। इसका तो सिंपल होगा, कैल्विन साइकिल एंजाइम रेगुलेशन विया थायरोडॉक्सिन, इसी के साथ वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। कैल्विन साइकिल के मैंने अभी बताया कि 3-4 एंजाइम है जो वो थायरोडॉक्सिन के द्वारा एक्टिवेट होते हैं, तो इनके साथ सिंक्रोनी में चलता है ये रिबिस्को, तभी तो कैल्विन साइकिल चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। चलिए नेक्स्ट है इन हायर प्लांट्स रिबिस्को इज अ hexadecamer composed of 8 larger 8 small subunits, 16 identical large subunits, 4 large 4 small subunit, 12 subunit of one type। देखिए, जब भी हम रिबिस्को के बारे में पढ़ते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि उसका लार्ज सब यूनिट जो एनकोड करता है वो करता है क्लोरोप्लास्ट, और स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियर DNA कोड करता है। तो पहली बात तो
जो ये वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए। अब है इन दोनों के बीच में, उसका है 8 लार्ज एंड 8 स्मॉल सब यूनिट, इसका आंसर ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द लार्ज सब यूनिट ऑफ रिविस्को इज एनकोडेड बाय, अभी वही लार्ज सब यूनिट किस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। और नेक्स्ट है वही स्मॉल सब यूनिट कौन करता है, न्यूक्लियर डीएनए। 14th है जीन एनकोडिंग द रिविस्कोस लार्ज सब यूनिट इन प्लांट इज, लार्ज तो एल से ही होगा, डिनोट है एल, तो आरबीसी एल हो जाएगा। और वैसे ही स्मॉल सब यूनिट के लिए आरबीसी एस हो जाएगा, और चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं। In chloroplast transformation, experiments overexpression of which Rubisco gene is often targeted in increase catalytic efficiency. कैटालिटिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लार्ज सब यूनिट को टारगेट किया जाता है, और वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। Which organisms possess Rubisco form 2 lacking small subunits? कौन से होते हैं? Some proteobacteria and dinoflagellates, क्योंकि हायर प्लांट साइनोबैक्टीरिया, C4 ग्रासेस, इनमें सेम रिबिस्को पाया जाता है और इसमें ही डिफरेंट होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट रिबिस्को एवोल्यूशन इज करेक्ट? इट इवॉल्व्ड एज एन ऑक्सीजनेज फर्स्ट, इट इवॉल्व्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वॉज negligible, hence strong carboxylase activity. It is a recent enzyme optimized for a modern O2-CO2 ratio. It originally fixed nitrogen as well as carbon. इसका आंसर है it evolved when atmospheric oxygen was negligible, hence strong carboxylase activity. जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, तब ये इवॉल्व हुआ था। इसीलिए जब भी ये पढ़ोगे तो जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट्स एक्चुअल में उसी टाइम इवॉल्व हुए थे जब ऑक्सीजन लेवल कम था और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था। इसीलिए जैसे जैसे इसमें, इसीलिए तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है वो C3 प्लांट्स में नज़र आती है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ने लगा एनवायरनमेंट में, तो C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए उसके बाद में। नेक्स्ट है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरियल रिबिस्को इनटू हायर प्लांट्स हैज़ बीन अटेम्प्टेड बिकॉज इट हैज़ हायर स्पेसिफिसिटी फैक्टर, it has lower affinity for CO2, it eliminates oxygenase activity entirely, it requires no activase. तो इसका आंसर है it has higher specificity factor. लोअर एफिनिटी होता तो क्यों ही करते। इट एलिमिनेट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एंटायरली, ऐसा नहीं होता है। इट रिक्वायर्स नो एक्टिवेज, ऐसा भी नहीं होता है, नहीं तो वो तो फिर कोई रेगुलेशन ही नहीं रह गया अगर एक्टिवेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो ये है इसका हायर स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, उसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाता है O2 और CO2 में। नेक्स्ट है इन अरेबिडोप्सिस रिबिस्को स्मॉल सब यूनिट आर एनकोडेड बाय मल्टी जीन फैमिली लोकेटेड ऑन, स्मॉल सब यूनिट की बात हो रही है तो न्यूक्लियर जीनोम आएगा, मल्टीपल लोसाई पे ये होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिबिस्को के बारे में। आई थिंक इसमें सारे ही एस्पेक्ट कवर हो गए रिबिस्को के मोस्टली। आपको इसके कोफैक्टर याद रखने हैं, कौन सा जीनोम क्या कोड करता है, कौन सी सब यूनिट को कोड करता है, वो रखना है याद मोस्टली, और Mg2 पॉजिटिव जो कोफैक्टर है वो है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।